अच्छा, हमारा डेडलॉक पे टॉपिक चल रहा था। और हमने कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करना था डेडलॉक इलिस्ट्रेशन। तो डेडलॉक के बारे में काफ़ी बातें हमने जो है ना पिछली क्लास में कर ली थी। डेडलॉक क्या होता है, तो बेसिकली डेडलॉक मतलब शुरुआत की थी हमने, 10 मिनट हुए थे इसको, फिर हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया था। तो डेडलॉक किसे कहते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना एक्चुअली वो एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, और हर रिसोर्स हर प्रोसेस चाहता है कि ना किसको रिसोर्स मिले, लेकिन वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के पास होती है तो वो वेट करता है। और इस तरह जब हर प्रोसेस इसी तरह से अगर वेट कर रहा हो एक दूसरे का, तो नतीजे में डेडलॉक बन सकता है। अब जैसे डेडलॉक की एक एग्जांपल यहाँ पर भी दी है जिस स्लाइड के अंदर, फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, और हर एक ने एक CDRW ड्राइव को होल्ड किया हुआ है। यानी ये 3 प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P1, एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, और एक प्रोसेस है P3। ठीक है, 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, और हर एक ने एक CDRW ड्राइव को होल्ड किया। एक CDRW इसके पास है, और एक CDRW इसके पास है, और एक CDRW प्रोसेस 3 के पास है। अब तीनों के पास एक एक CDRW है, ठीक है। और इस वक्त तो डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेस 1 कहे कि मुझे भी दूसरा CDRW भी चाहिए, तो दूसरा CDRW जो है वो तो P2 या P3 के पास है, क्योंकि टोटल CDRW ही 3 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के अंदर लिखा है 3 प्रोसेस है, और हर एक के पास एक CDRW है, तो इसका मतलब है 3 जो है वो CDRWs है। अब हर एक को एक एक चाहिए मजीद, और P1 को भी एक CDRW चाहिए, P2 को भी एक और चाहिए, P3 को भी एक और चाहिए, लेकिन जाहिर है एक और नहीं मिल सकती क्योंकि वो दूसरे के पास है। P2 या P3 के पास, P2 के पास भी है, P3 के पास भी है, तो P1 तो वेट करेगा, अगर उसकी चाहिए CDRW तो वो वेट करेगा P2 या P3 को रिलीज करे। इस तरह P2 को अगर दूसरी CDRW चाहिए तो वो P1 या P3 का वेट करेगा, इन दोनों से जो है कोई एक रिलीज करे। इस तरह P3 को अगर एक CDRW चाहिए तो वो P2 और P1 का, तीनों को अगर एक एक और CDRW चाहिए, तीनों एक दूसरे का वेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाहिर है CDRW एक ही है जो हर एक के पास है। तो इस चीज को हम कहेंगे डेडलॉक। ठीक है, यानी कि सारे प्रोसेसेस वेटिंग के अंदर हैं, और सारे एक दूसरे का एक्चुअली वेट कर रहे हैं और कि दूसरा रिलीज करे तो फिर उसको एक्वायर करें रिसोर्स को, उसको हम कहेंगे डेडलॉक। एग्जांपल समझ में आ गई ये वाली डेडलॉक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलते हैं। अच्छा, तो डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक कैसे होता है? इन चारों चारों कंडीशंस जो है ना, ये जो दी हुई है यहाँ पे, इन चारों कंडीशंस अगर सारी की सारी साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, ठीक है, एक ही वक्त में अगर चारों कंडीशंस फुलफिल हों, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ना डेडलॉक हो सकता है। ठीक है ना, लिखा हुआ डेडलॉक कैन अराइज, डेडलॉक हो सकता है, कब हो सकता है? इफ 4 कंडीशंस होल्ड साइमल, ये 4 कंडीशन नीचे दी हुई है, ये चारों की चारों अगर एक ही वक्त में हो जाए तो डेडलॉक हो जाएगा। अगर कोई एक भी इसके अंदर जो है नहीं होगी तो हो सकता है डेडलॉक ना हो। तो चारों की चारों एक ही वक्त में हो जाए तो डेडलॉक जो है वो होगा। अच्छा, पहला पहला कैरेक्टराइजेशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। यानी कि रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स फॉर एग्जांपल है, ये रिसोर्स है प्रिंटर की, ठीक है ना, तो इस प्रिंटर की रिसोर्स को एक, अब इसको रिसोर्सेज को हम स्क्वायर शेप में लिखते हैं, तो प्रिंटर की रिसोर्स को एक प्रोसेस जो है ना एक वक्त में यूज करेगा। फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स असाइन हुई है एक प्रोसेस को, इसका नाम हमने P दे दिया, P1। अब ये रिसोर्स R किसी दूसरे को असाइन नहीं हो सकती क्योंकि ये P1 को मिली हुई है। ठीक है, इसी को कहते हैं नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज,
नॉन शेयरेबल, एक रिसोर्स ऐसा होना जरूरी है जो कि नॉन शेयरेबल हो, यानी कि अगर किसी ने इसको एक्वायर कर लिया है प्रिंटर को, तो प्रिंटर दूसरे का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता क्योंकि वो नॉन शेयरेबल है। ऐसी रिसोर्सेज भी होती हैं और शेयरेबल होती हैं, तो जाहिर है उसको फिर 2 या 3 प्रोसेस एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात की जा रही है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कि एक वक्त में एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को यूज कर रहा होगा, तो उस रिसोर्स को फिर दूसरा प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिसोर्स जो है वो नॉन शेयरेबल होगी। ठीक है। यानी कि जैसे लफ्ज से आए म्यूचुअल या एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक वक्त में ज्यादा म्यूचुअली कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। म्यूचुअल का मतलब है यानी कि एक से ज्यादा, एक्सक्लूजन का मतलब है कि नहीं हो सकता। इंक्लूजन का मतलब है हो सकता है, एक्सक्लूजन का मतलब है नहीं हो सकता। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है एक वक्त में एक ही रिसोर्स एक प्रोसेस यूज करेगा, वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? होल्ड एंड वेट। एक प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल P1, ठीक है, एक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल P1, ठीक है, और ये इसको एक रिसोर्स मिला हुआ है इसको एक रिसोर्स मिला हुआ है फॉर एग्जांपल R1, ठीक है। R1 एक रिसोर्स है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो, हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो। ये R1 रिसोर्स है, किसको मिला हुआ है? P1 को। ये असाइन एज होती है, रिसोर्स से जो प्रोसेस की तरफ जाए उसको कहते हैं असाइन एज। ये रिसोर्स जो है असाइन हुई है P1 को। तो R1 P1 जो है P1 प्रोसेस ने R1 को जो है होल्ड किया हुआ है, यानी कि इसको मिली हुई है, और लेकिन ये रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है एक और रिसोर्स को, दूसरी रिसोर्स को, जो फॉर एग्जांपल R2 है, ठीक है। तो R2 एक दूसरी रिसोर्स है, उसको ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो P1 क्या है? P1 ने एक को होल्ड किया हुआ है, R1 को होल्ड किया हुआ है, और R2 के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को जो है होल्ड किया हुआ है, और दूसरे रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इसको होल्ड एंड वेट कहते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, यानी कि एक मर्तबा किसी को रिसोर्स मिल गई, वो उससे छीनी नहीं जाएगी। It is a resource can be released only voluntarily by the process holding it after the process has completed its time। यानी कि जब प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा, फिर वो रिसोर्स को रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल P1 है, P1 जो है जिसे यहाँ पर ही देख लेंगे, फॉर एग्जांपल P1 है, उसको R रिसोर्स है, कोई प्रिंटर है, उसको मिला हुआ है। तो ये प्रिंटर उससे छीना नहीं जाएगा जब तक कि ये P1 अपनी सारे प्रिंट आउट ना निकाल ले। ठीक है ना। तो बीच में प्रीएम्पशन नहीं हो पाएगी, कोई छीन नहीं सकता इसको, रिसोर्स को कोई ले नहीं सकता। इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। जब तक प्रोसेस वॉलंटरली खुद ही रिसोर्स को जो है वो रिलीज ना करे, उससे कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, उससे कोई ले नहीं सकता रिसोर्स। इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। थर्ड वन इज सर्कुलर वेट। ठीक है। सर्कुलर वेट क्या कह रहा है? यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इसको समझ भी लेते हैं। सर्कुलर वेट क्या है? सर्कुलर वेट का मतलब ये है कि बहुत सारे सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल P0, P1, P2, Pn तक ये प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो P0 प्रोसेस जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? P0 से स्टार्ट हो रहा है। P0 रिसोर्स है, P0 प्रोसेस है, वो वेट कर रहा है P1 का, कि P1 अपना काम कंप्लीट करे तो उसको जो रिसोर्स मिली है मुझे मिल जाए। P1 जो है वो वेट कर रहा है फॉर एग्जांपल P2 का, कि P2 के पास अगर जो रिसोर्सेज हैं, जब वो अपना काम कंप्लीट करेगा तो फिर वो मुझे मिल जाए। P1 ये कह रहा है। P2 जो है वो वेट कर रहा है फॉर इंस्टेंस P3 का। ठीक है, कि P2 जब अपना काम कंप्लीट कर ले तो वो रिसोर्स मुझे मिल जाए। P3 का P2 वेट कर रहा है P3 का, कि P3 जब अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं तो P3 के पास जो रिसोर्स है वो P2 को मिल जाए। और P3 किसका वेट कर रहा है? P3 वेट कर रहा है फॉर इंस्टेंस P0 का, प्रोसेस 0 का। ठीक है, यानी कि प्रोसेस 0 वही पहला वाला प्रोसेस कि उसका वेट कर रहा है। तो प्रोसेस 0 वैसे ही जो है वो वेटिंग में P1 के। तो ये सर्कुलर वेट हो गया। ठीक है, कि P0 से चला था वेटिंग
और अगेन दोबारा ये जो है P0 जो वेट कर रहा है, P3 जो वेट कर रहा है P0 का, तो अगेन वो घूम फिर के P0 पे ही आ गया, P0 से स्टार्ट हुआ था वेटिंग और P0 पे ही आ गया। इसको कहते हैं सर्कुलर वेट। के जब आप पढ़ ले, देयर एग्जिस्ट ए सेट P0 to Pn of waiting process such that P0 is waiting for resources that is held by P1, P1 is waiting for the resources that is held by P2। इस तरह से Pn-1 जो है वो Pn के लिए वेट कर रहा है और Pn जो है वो किसके लिए वेट कर रहा है, अगेन P0 के लिए, यानी आखिरी प्रोसेस अगेन पहले प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। इसको कहते हैं सर्कुलर वेट। तो चारों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी तब जो है डेडलॉक हो जाता है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन? ये आगे जाके इसकी बार बार चीजें यूज होंगी, कोई ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चारों पॉइंट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? जी 12 पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं और अटेंडेंस के वक्त तो ज्यादा थे, 20 थे, 8 पार्टिसिपेंट्स कम हो गए। जी कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? क्लियर है? क्योंकि फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। और वैसे भी मैं चाह रहा हूँ क्लास जो है ना एक्टिव रहे। फुरकान क्लियर हो गया आपको चारों कंडीशन? मोहम्मद फुरकान रिप्लाई नहीं है, ठीक है। शाहजेब क्लियर है? शाहजेब का भी रिप्लाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास चैट दूसरा खुला था पुराना, तो रिप्लाई नहीं आ रहा था, आ रहा है, मेरे रिप्लाई आ रहा है सबका। हसान सुनने का यस सर, हमाद बारी ने यस का है, ठीक है, हमाद बारी भी है, हसान भी है, तो कुछ लोग हैं रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमजा ने भी यस का है, जरीन गुल ने भी ओके का, ठीक है, सही है। क्वेश्चन जरूर कीजिएगा जो बात समझ में नहीं है। अच्छा, डेडलॉक के नकर वाया सिस्टम को, डेडलॉक जो है वो, ये हम मीटेक्स लॉक्स जो है बाद में पढ़ेंगे, हमारा आगे चलते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, RAGB कहते हैं इसको, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितने प्रोसेस हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए भी और फाइनल में भी सवाल आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। मिड टर्म में तो आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए इसको जरा समझे इसी तरीके से। सेट ऑफ वर्टिसेस को हम V कह रहे हैं, ठीक है, और सेट ऑफ एजेस को हम E कह रहे हैं। तो वर्टिसेस यानी कि कितने प्रोसेस हैं, P, अगर हम प्रोसेस को कहें तो P1 से लेके Pn तक ये नंबर ऑफ प्रोसेस हो गए, ठीक है, सेट ऑफ प्रोसेस हो गए जो कि किसी सिस्टम में होते हैं। और रिसोर्सेज जो है R1 से लेके Rm तक ये रिसोर्सेज हो गए। तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम RAGB कहते हैं, इसके जरिए से हम दिखा सकते हैं, मतलब किस बताया जा सकता है कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक है या सिस्टम के अंदर डेडलॉक नहीं है, ठीक है। डेडलॉक फ्री है सिस्टम तो वो भी नजर आ जाएगा RAG में, डेडलॉक है तो वो भी इसके अंदर। तो एग्जाम के अंदर RAG यानी कि गिवन होते हैं, आते हैं उसमें भी, और उसमें भी आपसे पूछा जाता है बताइए डेडलॉक इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रिक्वेस्टिंग एज जो है ना, रिक्वेस्टिंग एज डायरेक्टेड एज होती है, जो एज जो है प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाता है। कोई ये प्रोसेस है और ये रिसोर्स है, ठीक है। प्रोसेस तो कोई भी काम हो सकता है, रिसोर्स का मतलब क्या है कि कोई प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, कोई भी रिसोर्स जो सिस्टम में मौजूद है। जब प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो उस एज को कहते हैं रिक्वेस्टिंग एज, जो हमेशा प्रोसेस से रिक्वेस्ट रिसोर्स की तरफ होती है, जैसे ये है। इसकी डायरेक्शन कैसे है? इसकी डायरेक्शन है प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ, इसको कहेंगे रिक्वेस्टिंग एज, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है ये प्रोसेस,
पीआई रिक्वेस्ट कर रहा है आरजे रिसोर्स के लिए। इस तरह एक होती है असाइनमेंट एज। असाइनमेंट एज किसे कहेंगे कि कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को मिली हुई हो, असाइन हुई हुई हो, तो वो उसको कहते हैं असाइनमेंट एज। ये हमेशा जो है ये हमेशा रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होती है। ये रिसोर्स हम ये कहेंगे रिसोर्स आरजे इज असाइन्ड टू प्रोसेस पीआई, यानी कि कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को असाइन हुई हुई है तो हम इसको असाइनमेंट एज से शो करते हैं। और असाइनमेंट एज कौन सी होती है? जो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जिसकी डायरेक्शन हो। दोनों क्लियर हो गई बातें? रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज। सही। अच्छा यहाँ देख लो आप, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम कुछ चीजें किस तरीके से हम कर रहे होते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर आप इसको समझ में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखो ये सर्कल है ना, सर्कल जो भी कोई भी प्रोसेस शो करना होगा ग्राफ में तो आप सर्कल से शो करना है। सर्कल का मतलब ये कोई प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस को जो है ना सर्कल से शो करना। और रिसोर्स को आप कैसे शो करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर शेप जो है ये रिसोर्स है, ठीक है। अब रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टेंसेस का मतलब क्या है? एक रिसोर्स है, उसकी 4 इंस्टेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, ये प्रिंटर फॉर एग्जांपल ये जो स्क्वायर है ये प्रिंटर है। अब मेरे पास अगर 4 प्रिंटर है सिस्टम के अंदर, अगर 4 प्रिंटर है तो 4 यहाँ पर डॉट लगा दिए अंदर। अंदर 4 डॉट ये शो कर रहे हैं कि दिस रिसोर्स हैज 4 इंस्टेंसेस, यानी कि इस रिसोर्स के पास ये रिसोर्स 4 की तादाद में मौजूद है। यानी कि अगर प्रिंटर है तो 4 प्रिंटर है, अगर हार्ड डिस्क है तो 4 हार्ड डिस्क है, रैम है तो 4 रैम है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि डॉट्स का मतलब क्या है। जो स्क्वायर है उसका मतलब रिसोर्स, अंदर जो इंस्टेंसेस हैं वो कितनी तादाद में है। अच्छा, फिर ये है तीसरा, पी आई रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ आरजे। पी आई जो है फिर प्रोसेस ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए? रिसोर्स आरजे के लिए। ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो एज जो है प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होती है वो एज कहलाती है रिक्वेस्टिंग एज, ठीक है। ये रिक्वेस्टिंग एज है, पी आई रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आरजे। इस तरह पी आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आरजे। पी आई जो है वो आरजे का एक इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है, जैसे यहाँ दिखा है कि 4 प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, रिसोर्स का आरजे है, ये आरजे 4 प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, क्योंकि 4 इंस्टेंस दिखा रहे हैं हम। एक प्रिंटर जो है वो पीआई के पास है, तो ये असाइन हुआ हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं पीआई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आरजे। पीआई जो है एक इंस्टेंस आरजे का होल्ड किया हुआ है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो, बात समझ में नहीं आई हो तो पूछे। तो मैं ऐसे, हम ग्राफ आप देखोगे आगे नजर आएंगे कि एक प्रोसेस है P1, ठीक है, उसको मैं हमेशा सर्किल में रखूंगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रोसेस है P1 और इसको हमने सर्कुलर शेप में दे दिया। अब ये प्रोसेस जो है वो किसको असाइन हुआ हुआ है? ये प्रोसेस जो है किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए। रिसोर्स स्क्वायर में बनाओगे, ठीक है। और रिसोर्स के अंदर जो है फॉर एग्जांपल दो दो इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई प्रिंटर है जिसके जो 2 प्रिंटर है सिस्टम में, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसके लिए। अच्छा, इस प्रिंटर का जो है रिक्वेस्टिंग एज हमेशा बाहर रहेगी। अब ये प्रिंटर का एक इंस्टेंस जो है वो इसके पास है। एक प्रिंटर किसको पास मिला हुआ है? ये एक फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर मिला हुआ है प्रोसेस P2 को, एक सर्कुलर बना दिया इसका। एक प्रिंटर मिला हुआ है प्रोसेस P2 को, और एक प्रिंटर मिला हुआ है फॉर एग्जांपल प्रोसेस P3 को। तो 2 प्रिंटर थे और दोनों के दोनों असाइन हुए हैं। एक प्रोसेस P2 के पास है, एक प्रिंटर प्रोसेस P3 के पास है। अब P1 को भी चाहिए, लेकिन P1 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और जो रिक्वेस्टिंग एज होगी वो हमेशा बॉक्स से बाहर होगी, क्योंकि जाहिर है बॉक्स के अंदर नहीं आएगी। बॉक्स के अंदर वो एजेस, बॉक्स के अंदर से जो वो एजेस निकलेंगी जो कि असाइंड है किसी प्रोसेस को। तो P1 इज वेटिंग, हम क्या कहेंगे? P1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स, P1 इज वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1, और इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल R1।
ये R1 रिसोर्स है, तो P1 जो है वो R1 का वेट कर रहा है, and we can say that the one instance of R1 is assigned to process P2 and one instance of R1 is assigned to process P3. So there is no available instance for process P1. So P1 is actually in waiting state. तो P1 जो है ना, ये P1 की जो एज जा रही है, क्या कर रहा है P1 ये रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्टिंग एज होगी, ठीक है। P1 की रिक्वेस्टिंग एज, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये असाइंड एज है, ये जो है इसको, ये प्रोसेस जो ये यानी कि एक इंस्टेंस जो है वो इसको असाइन हुआ है, ये असाइंड एज है। तो ये क्लियर हो गया? जी सर, ये इतना क्लियर हो गया सर। यानी कि असाइंड एज मतलब होल्डिंग एज, होल्डिंग में है ना? असाइनमेंट जो है ना वो जाहिर है वो होल्ड किया हुआ है, तो ये असाइंड एज जो होल्ड किया हुआ है, और ये P1 अब आपको ये समझ में आ गया होगा, रिक्वेस्टिंग एज और असाइनमेंट एज और ये रिसोर्सेज और प्रोसेस, ये सारी बातें। हम अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, और जब यहाँ पर ये लिखा है कि जब कोई प्रोसेस जो है, when process PI request an instance of resource type RJ, a request age is inserted in the resource allocation graph, ठीक है। तो होता क्या, रिक्वेस्ट एज जो है, जैसे ही उसको वो रिक्वेस्ट जो कर रहा होता है प्रोसेस, जैसे ही वो उसको प्रोसेस मिल, जैसे ही वो रिसोर्स उसको मिल जाता है, तो वो रिक्वेस्टिंग एज से वो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाती है। रिसोर्स जो है वो रिक्वेस्टिंग एज से असाइनमेंट एज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है इंस्टेंटेनियसली। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल P1 है, ठीक है, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, ठीक है, R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 का ये R1 है, R1 को ये रिक्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही R1 फारिग हुआ, तो ये जो रिक्वेस्टिंग एज है, अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, असाइनमेंट में, यानी कि अब ये इसको मिल जाएगा। यहाँ पर ये बात लिखिए कि जैसे ही वो रिसोर्स जिसकी वो रिक्वेस्टिंग एज थी वो असाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ही वो रिसोर्स उसको मिलेगी, ठीक है। तो और जब वो रिसोर्स फारिग हो जाएगी, P1 इसको यूज कर लेगा, तो फिर वो इसको भी डिलीट कर देगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर वो भी डिलीट हो जाएगी। तो आपने लिखा है असाइनमेंट एज को भी डिलीट कर दिया जाएगा जब वो रिसोर्स को वो यूज कर लेगा प्रोसेस P1, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ की गई। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये एक ग्राफ आप लेना, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर आप देखो प्रोसेस है P1, P2, P3, ये प्रोसेसेस हैं, ये रिसोर्सेज हैं, R1, R3, R2, R4 ये रिसोर्सेज हैं। R1 के कितने इंस्टेंस हैं, R1 का एक इंस्टेंस है, एक डॉट लगा हुआ है। R3 के कितने इंस्टेंस है, उसका भी एक इंस्टेंस है। R2 के कितने इंस्टेंस हैं, 2 हैं। R4 के कितने इंस्टेंस है, 3 है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, अब इसको हम यहाँ पर कैसे दिखाया गया है, ये सारी बातें जो मैंने कही अभी वर्बली यहाँ लिखी हुई भी है, ठीक है। हर एक के कितने इंस्टेंसेस हैं रिसोर्सेज के, वो यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर अभी जो मैं बात कह रहा हूँ वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है स्लाइड में भी, कि P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R1, ठीक है। P1 R1 के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, while it is holding an instance of R2, R2 का एक इंस्टेंस होल्ड भी किया हुआ है P1, और एक की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी, लेकिन प्रोसेस P1 इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2, एक इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है, एंड इट इज वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1। R1 का जो है एक इंस्टेंस का, ये देखो, आप देखो रिक्वेस्टिंग एज जो है बॉक्स से बाहर है, ठीक है, ये बॉक्स से बाहर खत्म हो जाती है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। जबकि जो असाइनमेंट एज है वो बॉक्स के अंदर से जो है वो डॉट से निकल रहा है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि आखिर में ये असाइन हुआ। तो अब हम P1 जो है ना होल्ड किया हुआ है, और एक उसको जो है वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है। इस तरह P2 को आप देखो, P2 R1 का होल्ड किया हुआ है, P2 R1 को होल्ड किया हुआ है, और P2 जो है R2 का एक और इंस्टेंस भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। R2 का एक इंस्टेंस, R2 में 2 इंस्टेंस है ना, तो एक इंस्टेंस तो P1 ने लिया हुआ है, दूसरा इंस्टेंस जो है ना P2 के पास है। तो P2 ने R2 का एक इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है, जबकि P2 एक रिक्वेस्ट कर रहा है एक रिसोर्स की, वो किसकी, R3 की।
और R3 किसके पास है? R3 है P3 के पास। R3 जो है वो P3 के पास। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये मतलब समझाई गई ये बात कि इस तरह से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। R4 रिसोर्स है, कोई प्रोसेस को रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा और इसका कोई इंस्टेंस किसी भी प्रोसेस के पास नहीं है। यहाँ पर कोई भी एरो ना इनकमिंग एंड आउटगोइंग है R4 पे। इसका मतलब है कि इस रिसोर्स को कोई भी प्रोसेस ना रिक्वेस्ट कर रहा है और ना ही इसका कोई इंस्टेंस किसी प्रोसेस के पास है। तो इसको हम यहाँ पर सेट पे आप देखो लिख भी ऐसे सकते हैं। पी प्रोसेसेस हैं, कितने प्रोसेस हैं? टोटल 3 ही है, P1 P2 P3 जैसे आपको नजर आ रहा है, 3 ही प्रोसेस है। तो हमने सेट पे लिख दिया। रिसोर्सेज कितने हैं? टोटल रिसोर्सेज आप गिन लो, R1 R2 R3 R4, 4 रिसोर्सेज हैं, तो चारों लिख दिए हैं यहाँ पे। और अब एजेस, ठीक है, E फॉर एजेस। तो P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R1, यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से आप शो भी कर सकते हो। P1 R1 से को रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे आपको नजर आ रहा है मैं P2 R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 P2 को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो R1 जो है, तो आप देखो R1 जो है रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, हम कहेंगे R2 P2 के पास है, क्योंकि ये तो रिसोर्स है ना, रिसोर्स है R1। तो R1 किसके पास है? R1 P2 के पास है। तो R1 का एक ही इंस्टेंस है और वो P2 के पास है, तो R1 का एक इंस्टेंस P2 के पास है, हमने ऐसे लिखा। ठीक है, और R2 जो है वो R2 का R2 का जो है एक इंस्टेंस P2 के पास है। तो आप ये देखो R2 रिसोर्स है, इसका एक इंस्टेंस ये वाला, ये किसके पास है? P2 के पास है। और R2 का एक इंस्टेंस जो है वो P1 के पास है। तो R2 का एक इंस्टेंस ये वाला, वो किसके पास है? P1 के पास है, ये इसके पास नजर आ रहा है। और R3 का एक इंस्टेंस P3 के पास है। तो R3 का जो एक ही इंस्टेंस है वो इस वक्त P3 के पास है। ये जितनी भी असाइनमेंट हुई हुई है और रिक्वेस्टिंग और असाइनमेंट जितनी चीजें हैं वो सारी ई एजेस के अंदर जो है यहाँ पर मैथमेटिकली दिखा दी गई है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछ ले। सर ये एजिस वाला सर फिर से समझा दें, ये लाइन आखिरी। ये इसमें प्रोसेस P1 फिर डैश हो रहा है R1 सर, फिर इसके बाद R को हम डैश क्यों कर रहे हैं प्रोसेस के साथ? P1 जो है, इसका आप अपना माइक म्यूट करें तो बैकग्राउंड आवाज आ रही है। P1 जो है वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, ये रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए। तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, ये दिखाया है ये एज। और लेकिन R1 किसके पास है? R1 P2 के पास है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे R1 जो है वो P2 के पास है। नजर आ रहा होगा आपको, ये माउस कर रहा हूँ, R1 P2 के पास है। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें दिखाई हैं कि जो जिसको रिक्वेस्ट सही कर है रहा है सर। और वो किसके पास है, वो सब दिखाया गया। तो ये हमें समझ में आ गया, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें समझ में आ गया, और रिक्वेस्टिंग और असाइनमेंट एज समझ में आ गई। नंबर ऑफ इंस्टांसेस, मल्टीपल इंस्टांस भी हो सकते हैं, सिंगल इंस्टांस भी हो सकता है किसी रिसोर्स का, वो बात भी जो है हमें समझ में आ गई। अब आप देखो इसके अंदर दिखाया गया है, इस RAG के अंदर दिखाया गया है कि डेडलॉक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक। ठीक है, तो आप देखो इसमें डेडलॉक है। डेडलॉक का मतलब क्या है? जो हमने 4 कंडीशन बताई थी ना, ये 4 कंडीशन शुरू में, ये जो बताई थी, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, ये जब चारों इकट्ठी होती हैं तो डेडलॉक हो जाता है। और ये जब चारों जो है यहाँ पर इकट्ठी हैं, और इसके अंदर आप देखो सबसे जो मेन चीज है, अगर आप सर्कुलर वेट है तो फिर तो चारों इकट्ठी होती हैं। सर्कुलर वेट आप सिर्फ चेक कर लो पहले। तो सर्कुलर वेट इसमें आपको नजर आ रहा है, यानी कि सर्कुलर वेट का मतलब क्या है? प्रोसेस वन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, R1 किसके पास है? P2 के पास। प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को, R3 किसको असाइन है? P3 को। और P3 किसका वेट कर रहा है? R2 का, रिसोर्स R2 का। और रिसोर्स R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, और एक P2 के पास है और एक P1 के पास है। तो P1 से स्टार्ट हुआ, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, R1 किसके पास है? P2 के पास। P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को, R3 किसके पास है? P3 के पास। फिर P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, R2 किसके पास है? P1 के पास। तो P1 से स्टार्ट हुए, P1 पे वापस आ गए, सर्कुलर वेट हो गया ये।
कि घूम फिर के P1 से स्टार्ट हुए और वापस कहाँ आ गए, P1 पे ही। तो साइकिल है, सर्कुलर वेट है, ठीक है। सर्कुलर वेट के होने की वजह से और जो है ना डेडलॉक है। बाकी कंडीशन तो उसमें होंगी ही, जाहिर है। होल्ड एंड वेट भी, हर प्रोसेस एक को होल्ड किया हुआ है, एक का वेट कर रहा है। वो P1 होल्ड भी किया हुआ है, P1 वेट भी कर रहा है। P2 होल्ड भी किया हुआ है, P2 वेट भी कर रहा है। P2 होल्ड किया हुआ R1 को और P2 वेट किसका कर रहा है, R3 का। इस तरह P3 है, P3 ने R3 को होल्ड किया हुआ है और P3 वेट किसका कर रहा है, R2 का, ठीक है। R2 उसको मिल जाए। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन जो है ना वो भी हमें नजर आ रही है, सर्कुलर वेट भी हमें नजर आ रहा है यहाँ। और जब तक कोई प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं मिले कर ले, वो दूसरे को मिलेगा नहीं रिसोर्स। तो नो प्रीएम्पशन भी इसमें होगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, रिसोर्स जो एक रिसोर्स जो है वो शेयरेबल नहीं होगी, मल्टीपल प्रोसेस को नहीं मिलेगी। यानी कि एक डॉट मल्टीपल प्रोसेस के पास नहीं जाएगा, एक डॉट एक ही के पास गया है। आप ये देख लो, पूरे में एक डॉट एक ही के पास गया है, एक डॉट दो जगह नहीं जा रहा, एक डॉट एक ही जगह जा रहा है। तो चारों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही हैं, तो हम कहेंगे देयर इज अ डेडलॉक इन द सिस्टम। एनी क्वेश्चन? और यहाँ P2 पे भी देख लो, ये कह रहा है एक साइकिल P2 पे भी है, P2 से स्टार्ट हो रहा है। तो P2 का ये रहा P2, दो साइकिल्स हैं इसमें, दो सर्कुलर वेट हो रहे हैं। P2 जो है P2 किसका वेट कर रहा है, R3 का। P2 वेट कर रहा है R3 का, और R3 किसके पास है, P3 के पास। R3 P3 के पास है। और P3 किसका वेट कर रहा है, R2 का। तो P3 वेट कर रहा है R2 का। और R2 किसके पास है, P1 के पास। R2 किसके पास है, P2 के पास। एक इंस्टेंस तो P1 के पास है, एक इंस्टेंस P2 के पास है। तो R2 किसके पास है, P2 के पास। तो P2 से स्टार्ट हुआ, P2 पे आ गया। तो सर दो साइकिल आ गई जी। सर ये जहाँ आपने भी बताया R2 जो है P1 के पास है और P2 के पास है, दो हिस्से हैं, तो इसकी जगह हम P1 भी लिख सकते थे ना? ये तो आपको गिवन है ना, सवाल हम थोड़ी लिख रहे हैं, ये तो गिवन है। अच्छा अच्छा। ये तो एक कंडीशन, एक आपको सिनेरियो बना के दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या इसमें डेडलॉक है। तो आप चेक क्या करोगे, आप सर्कुलर देखोगे, साइकिल है कि नहीं। और अगर साइकिल आपको मिल रही है, जहां से चल रहे हो वापस घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली P1 जो है वो P1 जो है वो वेट कर रहा है P2 अपना काम खत्म करे तो मुझे R1 मिल जाए। P2 वेट कर रहा है कि जब P3 अपना काम खत्म करे तो R3 इसको मिल जाए। और P3 वेट कर रहा है कि जब जो है वो P2 या P1 अपना काम खत्म कर ले तो एक इसको, तो सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं, मतलब ये और घूम फिर के जहां से स्टार्ट हुआ वेटिंग वहीं पर वापस आ गई। ये P1 पे घूम के वापस आ गए, इस तरह P2 से भी घूम के वापस आ गए P2 पे। दोनों साइकिल यहाँ दिखाई हैं आपको, तो हम कहेंगे इस सिस्टम में डेडलॉक है। एग्जाम्पल है डेडलॉक। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ग्राफ विथ अ साइकिल बट नो डेडलॉक, ठीक है। ग्राफ है, उसमें साइकिल भी है, इसमें इस RAG में साइकिल भी है, लेकिन डेडलॉक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ग्राफ में अगर साइकिल हो तो डेडलॉक होगा। ग्राफ में साइकिल हो डेडलॉक होगा, ठीक है। यहाँ तो डेडलॉक है, लेकिन ग्राफ में यहाँ पर साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है। देखो ये कैसे, देखो क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको इसको रिवर्स करके देख लेते हैं। P1 से स्टार्ट हो रहा है, तो P1 से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, R1 को। R1 के दो इंस्टेंसेस हैं, एक P2 को असाइंड है, एक P3 को असाइंड है। तो हम P3 वाले की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल R1 जो है वो, R1 किसको असाइन हुआ है, P3 को। और P3 किसके, P3 रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, R2 के लिए। और R2 किसको असाइंड है, P1 को। तो P1 से स्टार्ट हुए थे, वापस घूम फिर के P1 पे आ गए, लेकिन डेडलॉक नहीं है। क्यों डेडलॉक नहीं है? क्योंकि जाहिर है डेडलॉक इसलिए नहीं है क्योंकि R2 के कितने इंस्टेंस हैं, दो। और एक अगला इंस्टेंस जो है ना वो P4 के पास है, और P4 किसी का वेट नहीं कर रहा। देख रहे हो आप, P4 किसी का वेट नहीं कर रहा। तो जैसे ही P4 अपना काम फिनिश करेगा तो ये जो डॉट है ये फ्री हो जाएगा, और ये फ्री होके किसको मिल जाएगा, P3 को। तो ये साइकिल टूट जाएगी।
ठीक है, साइकिल टूट जाएगी। तो ऐसे अब ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस, देखो R2 के मल्टीपल इंस्टेंसेस, अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हो और उसमें से कोई इंस्टेंस किसी ऐसे प्रोसेस के पास हो जो किसी का वेट नहीं कर रहा, तो फिर वो साइकिल होने के बावजूद डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोसेस जो है P4 अगर किसी का वेट नहीं कर रहा तो अपना काम फिनिश करते ही ये रिसोर्स फ्री कर देगा, R2 का एक डॉट फ्री हो जाएगा, एक इंस्टेंस फ्री हो जाएगा, और फिर ये साइकिल टूट जाएगी, क्योंकि फिर ये डॉट P3 को मिल जाएगा और साइकिल टूट जाएगी, डेडलॉक सर खत्म। जी सर ये अगर जैसे प्रोसेस 4 खत्म होगा तो फिर ये इंस्टेंट भी तो खत्म हो जाएगा ना डॉट? नहीं, इंस्टेंस ही खत्म होगा। ये प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, डॉट समझो दो प्रिंटर है, रिसोर्सेज का मतलब है जो रिसोर्सेज अवेलेबल सिस्टम है, तो दो डॉट का मतलब है दो प्रिंटर। तो एक प्रिंटर जो है वो P4 के पास है, P4 ने अपनी प्रिंटिंग पूरी कर ली तो प्रिंटर तो रहेगा ना, प्रिंटर थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो प्रिंटर जो है वो किसको मिल जाएगा, P3 को, क्योंकि P3 वेट कर रहा था, उसको भी प्रिंट आउट भेजना था, लेकिन चूंकि वो बिजी था, P4 ने उसको बिजी किया हुआ था, तो वेटिंग स्टेट में था। लेकिन जैसे ही P4 इसका काम कंप्लीट होगा, क्योंकि P4 किसी का वेट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये है दिखाया जा रहा है कि बाकी देखो P3 भी और P2 भी किसी का वेट नहीं कर रहा, ठीक है, और P4 भी किसी का वेट, जब कोई किसी का वेट नहीं कर रहा हो तो ये साइकिल फिर टूट जाती है, क्योंकि जाहिर है जैसे ही अपना काम फिनिश करेगा ये फ्री हो जाएगा और फिर डेडलॉक जो है वो ब्रेक हो जाएगी, साइकिल की ब्रेकिंग जो है ना वो हो जाएगी। यानी कि सर जब तक ये प्रोसेस काम कर रहे हैं तब तक डेडलॉक है, जैसे ही खत्म हो जाएगा काम तो फिर ये फ्री हो जाएगा और हाँ, डेडलॉक खत्म हो हम जाएगा। डेडलॉक सही नहीं सर। कहेंगे, हम कहेंगे सारे इंस्टेंसेस अभी वेटिंग में है। डेडलॉक हम उस वक्त कहते हैं कि जब सारे ही एक दूसरे को, सारे प्रोसेस ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, ठीक है। अब ये चूंकि P4 वेट नहीं कर रहा तो इसलिए कहेंगे कि भाई अभी वेटिंग में है सारे, लेकिन डेडलॉक नहीं है, क्योंकि डेडलॉक उस वक्त होता है जब सारे प्रोसेस वेट जो है ना वो रिक्वेस्ट और होल्ड एंड वेट, देखो ये होल्ड एंड वेट किया हुआ है, P1 होल्ड एंड वेट किया हुआ है, होल्ड भी किया हुआ है और वेट भी कर रहा है, ठीक है। जी सर। P2 होल्ड होल्ड एंड वेट कर रहा है, नहीं P2 तो नहीं कर रहा, नहीं क्योंकि सर। P2 ने एक होल्ड किया हुआ है, वेट किसी का नहीं कर रहा। P3 होल्ड एंड वेट कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि P3 ने यस सर। एक होल्ड किया हुआ है, एक वेट कर, लेकिन P4 जो है वो सिर्फ होल्ड किया हुआ है, वेट किसी का नहीं कर रहा। तो होल्ड एंड वेट जो ये दूसरी कंडीशन थी ना जो मैंने शुरू स्लाइड में बताई थी, होल्ड एंड वेट वाली, तो होल्ड एंड वेट सारे प्रोसेस जो है होल्ड एंड वेट पे जरूरी होंगे डेडलॉक में। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दो प्रोसेस होल्ड एंड वेट पे नहीं है, P4 होल्ड तो किया हुआ वेट नहीं कर रहा, इस तरह P2 भी होल्ड किया हुआ वेट नहीं कर रहा। तो अगर ऐसे प्रोसेस नजर आए आपको जो होल्ड एंड वेट ना हो, तो चारों, क्योंकि मैंने बताया था चारों में से कोई एक भी नहीं होगा ना तो डेडलॉक नहीं बनेगा, ये चारों होंगे तो डेडलॉक बनेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, ये चारों होंगे तो डेडलॉक बनेगा, कोई एक भी ना हुआ डेडलॉक नहीं बनेगा। अब इसमें सर्कुलर वेट तो था तो हमने देखा, लेकिन होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी। तो सारे प्रोसेस के लिए सारी कंडीशन होनी ट्रू होनी जरूरी है, तब जाकर डेडलॉक होता है। सही है सर। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा इसके टेक्निकली भी यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये सिंगल इंस्टेंस की बात हो रही है, देखो अब रिसोर्स टाइप जो है ना सिंगल इंस्टेंस वाले भी होते हैं, सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज भी होती है, मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज भी। अब यहाँ सिंगल इंस्टेंस के अंदर सिंगल इंस्टेंस के लिए तो सब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एग्जाम में आता है ज्यादातर, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेज हों और उसमें डेडलॉक के बारे में पूछा जाए तो वो RAG से भी हो सकता है, लेकिन अच्छा तरीके का उसका बैंकर्स एल्गोरिथम है जो कि हम आगे पढ़ते हैं भी आज की क्लास में। ठीक है, तो पहले तो फिलहाल हम सिंगल इंस्टेंस की बात करें, यानी कि हर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस है, R1 का एक ही इंस्टेंस है, एक ही डॉट है, R2 का एक ही इंस्टेंस है, एक ही डॉट है, यानी कि इस पूरे RAG के अंदर दो रिसोर्सेज है और दोनों के सिंगल इंस्टेंस है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल इंस्टेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी रिसोर्सेज का एक ही इंस्टेंस है। और R1 किसको असाइन हुआ हुआ है, P1 को, P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को, R2 के लिए, R2 किसको असाइन हुआ हुआ है, P2 को, P2 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए, और P1 से स्टार्ट हुआ घूम फिर के वापस जो है ना वो P1 पे आ गया। ठीक है, तो और इसके अंदर हर प्रोसेस जो है होल्ड एंड वेट कर रहा है, ये P1 भी